ओम शांति। मेरा नाम ब्रिगेडियर हरबीर सिंह है। मैं पिछले 27 साल से राजयोगा मेडिटेशन कर रहा हूँ। जब मैं कैप्टन था तो मेरे को आध्यात्मिक में काफ़ी रुचि थी और मैं एक गहन शांति की अनुभूति जो मैंने सुना था कि आध्यात्म के मार्ग पर चलने से होती है, उसकी मेरे को काफ़ी खोज थी। और इस खोज के दौरान मैंने स्वामी विवेकानंद की काफ़ी पुस्तकें पढ़ी, मैंने गीता पढ़ी, मैंने बाइबल पढ़ी और जो भी मेरे को धार्मिक पुस्तकें मिलती मैं हर एक पुस्तक को पढ़ता था, मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट था। लेकिन मैंने अनुभव किया कि जब उन पुस्तकों में पढ़ता हूँ तो उसमें थोड़ी देर के लिए बड़ा मोटिवेशन आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका लास्टिंग इम्पैक्ट जो है वो नहीं मैं महसूस कर पा रहा था। तो मेरी इसी खोज के दौरान एक ब्रह्मा कुमार से मुलाकात हुई और उन्होंने बताया कि जो आप सच्ची शांति और जो आप आध्यात्म की जो आपको खोज है, ये खोज आपकी पूरी होगी। ब्रह्मा कुमारी में एक 7 दिन का मेडिटेशन कोर्स कराते हैं, वो कोर्स आप करिए और उससे आपको जो भी आप खोज रहे हैं उसकी आपको निश्चय प्राप्ति होगी। तो इसके बाद फिर मैं एक ब्रह्मा कुमारी सेंटर में गया। मैंने 1 वीक का जो कोर्स होता है वो कोर्स किया और इस कोर्स के चौथे दिन ही मुझे, जब मैं मेडिटेशन कर रहा था, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहा था, तो मुझे बड़ा क्लियर ये एक महसूस हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ जो बहुत ही शांति, सुख, ब्लिस से भरपूर है और परमपिता परमात्मा शिव भी एक शांति का सागर है। और एक कनेक्शन मेरा आत्मा से परमात्मा के साथ एक डिस्टिंक्ट कनेक्शन मेरे को अनुभव हुआ। और इस अनुभव के दौरान मेरे को एक बॉडीलेस स्थिति, जैसे मेरा शरीर है ही नहीं, और इतना इसमें आनंद था, इतनी खुशी थी जिसको शब्दों में बयान कर पाना नामुमकिन है। बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी और आनंद था, बहुत ही शांति थी। और यहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आध्यात्म की। और पिछले 27 साल में इस ज्ञान में, इस मेडिटेशन के करने की यात्रा के दौरान बहुत सारे मेरे को अनुभव हुए और ये हर फील्ड में, मेरे प्रोफेशनल फील्ड में से मेरे को बहुत मदद भी मिली है। मैं जो कारगिल वॉर आप सबने सुना होगा, कारगिल वॉर में मैंने हिस्सा लिया था और उसमें राजयोग ने मेरी बहुत मदद किया, बहुत हेल्प किया। इसके बाद फिर पुलवामा में जो सीआरपीएफ की बस पे अटैक जो हुआ था, जिसमें हमारे 42 के आसपास बहादुर जाबाज सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे, उन टेररिस्ट जिन्होंने ऑपरेशन प्लान किया था उनके न्यूट्रलाइज करने के लिए जो ऑपरेशन चला गया, उसमें मेरे को हिस्सा लेने का मौका मिला। उसमें मैं इंजर्ड भी हुआ था, मेरे को गोली लगी थी। और इसके अलावा भी काफ़ी मैंने कम्बैट ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। और हर जगह पर जब इस राजयोग के द्वारा मेरे को परमपिता परमात्मा शिव से गाइडेंस भी मिली, प्रोटेक्शन भी मिला और सफलता भी मिली। तो मैं ब्रीफ में आपके साथ आज 2 अपने अनुभव साझा करना चाहूँगा, एक कारगिल वॉर का और दूसरा ये पुलवामा में जो अटैक हुआ था, कैसे उन 5 आतंकवादियों को हमने न्यूट्रलाइज किया। तो जैसे आप सबको पता है, कारगिल वॉर में 1999 में जो पाकिस्तान ने हमारी काफ़ी सारी पोस्टों पे कब्जा कर लिया था, ऐसी पोस्ट जिसको हम विंटर्स में खाली करते थे और समर के मौसम में उनको हम दोबारा ऑक्यूपाई करते थे। तो मेरी लेह में पोस्टिंग थी उस टाइम पर, मई फर्स्ट वीक में। और इस दौरान जब कारगिल वॉर शुरू हुआ तो तुर्तुक सेक्टर वहां से नजदीक था और तुर्तुक में तकरीबन 18 के आसपास ऐसी हमारी पोस्ट थी जो दुश्मन के कब्जे में थी। और यहाँ जब हमारे पेट्रोल्स गए, हमारी जो पार्टियां गई हमारी इन पोस्टों को कब्जा करने, ऑक्यूपाई करने के लिए, तो भारी तादाद में दुश्मन ने उनके ऊपर फायर किया और हमको काफ़ी कैजुअलिटीज इसमें जो है हुई। और इस दौरान ये हमको एहसास हुआ कि एक ऐसी पोस्ट है जिसपे से फायर नहीं आया है और शायद उस पर दुश्मन की मौजूदगी ना भी हो। और लेकिन ये जो थी पोस्ट वो बहुत ही विषम इलाके में थी और इसकी हाइट तकरीबन 18,000 के फीट के आसपास थी। और इस पर जो चढ़ाई थी वो तकरीबन 70 से 80 डिग्री का ग्रेडियंट, उतनी विषम चढ़ाई थी। लेकिन इस पोस्ट को कब्जा करना हमारे लिए बहुत अहम था, क्योंकि ये सबसे डोमिनेटिंग पोस्ट थी। तो ये था कि इसके ऊपर अगर हम कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ से जो बाकी दुश्मन के पास हमारी पोस्ट है उनके ऊपर ऑपरेशन करना और उनको कब्जा करना एक आसान होगा और हमारे ऑपरेशंस तुर्तुक सेक्टर में आगे सक्सेस की तरफ चल सकते हैं। तो इस सोच विचार के साथ इसको कब्जा करने के लिए एक इन्फेंट्री यूनिट को टास्क मिला
लेकिन वो इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए, उनको थोड़ी कैजुअलिटी भी हुई इस अटेम्प्ट में। और उसके बाद फिर लद्दाख स्काउट्स, जो कि लद्दाखी ट्रूप्स होते हैं और जो माउंटेन वॉरफेयर होता है उसमें काफ़ी उनको महारत हासिल होती है। फिर लद्दाख स्काउट्स को ये टास्क दिया कि इस चोटी पे आप कब्जा करिए। तो लद्दाख स्काउट्स ने भी इसको अटेम्प्ट किया कब्जा करने का, लेकिन वो भी इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि बड़ा एक विषम ये थी लोकेशन में थी हमारी पोस्ट। और इस प्रकार जब 2 अटेम्प्ट हमारे इस सफल नहीं हुए इस दुर्गम चोटी पर कब्जा करने के, तो तुर्तुक सेक्टर में एक प्रकार से ऑपरेशन में स्टेलमेट आ जाता है, हमारे ऑपरेशन रुक से जाते हैं। फिर इंडियन आर्मी में एक सोच विचार हुआ कि हमको जैसे भी करके एक तीसरी बार फिर अटेम्प्ट करना चाहिए इस पोस्ट को कैप्चर करने के लिए। और इसके लिए जो बेस्ट माउंटेनियर्स थे वो 10 जवान एक जेसीओ, वो अलग अलग फोर्सेस के जो इकट्ठे किए जाते हैं लेह में, और मेरे को इस पार्टी का इंचार्ज बनाया जाता है। हम वहां से पूरी पार्टी तुर्तुक पहुंचती है। तुर्तुक की हाइट है तकरीबन 10,000 फीट, और 10,000 फीट से हमको जाना था तकरीबन 18,000 फीट की ऊंचाई पर। और इसके हमारे रास्ते में 3 स्टेजिंग कैंप थे। फर्स्ट स्टेजिंग कैंप था तकरीबन 13,500 फीट की ऊंचाई पर, दूसरा तकरीबन 15,500 फीट की ऊंचाई पर, और तीसरा इस जो चोटी थी जिस पे हमने कब्जा करना था इसके बेस में तकरीबन 17,000 फीट की ऊंचाई पर। तो फर्स्ट स्टेजिंग कैंप जो 13,500 की ऊंचाई पर था, उसके बाद पूरा इलाका बर्फ और ग्लेशिएटेड था। और क्योंकि रास्ते में कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नहीं था, हमारे पास कोई एडम बैकअप नहीं था, तो जो भी हमको सामान की जरूरत पड़नी थी वो सामान हमको खुद अपने साथ ही लेके जाना था। तो इसमें हमारा जो बैकपैक था, रक्षक था, उसमें तकरीबन 40-40 केजी का वजन था, जिसमें शामिल है आपका स्नो क्लोथिंग, टेंटेज, वेपन, एम्युनिशन, केरोसिन, स्टोव एंड थोड़ा सा राशन भी हमने रखा। राशन लास्ट प्रायोरिटी था, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत जरूरी थी सर्वाइवल के लिए। और हमारी टीम रात को चलती थी और दिन में ही रेस्ट करती थी नॉर्मल छुपके। और जब हम फर्स्ट पोस्ट के आगे चले तो क्योंकि पूरा बर्फ था, ग्लेशिएटेड इलाका था, तो अगर पानी भी पीना है तो आपको नीचे रक्षक उतार के अपना स्टोव निकाल के बर्फ गर्म करके तभी आप पानी पी पाएंगे। और टेम्परेचर -डिग्री में था, तो काफी विषम परिस्थितियां थी। और इस प्रकार हम 3 दिन इन पूरा ग्लेशियर के अंदर से चलते हुए और जो चोटी हमने कब्जा करना था उसके बेस पर पहुंच जाते हैं। और जब बेस पर पहुंच के हमने अपना टेंटेज वगैरह हमने सेट कर लिया है, तो हमारे ऊपर आसपास के पोस्ट से फायर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्मॉल आर्म्स का फायर होता है, जो LMG राइफल और इस टाइप का फायर। और इसकी कारगर जहां पे इफेक्टिव होता है तकरीबन 1500 मीटर तक इफेक्टिव होता है, उसका आगे इसका ज्यादा असर नहीं होता है। और दुश्मन की जो पोस्ट थी वो 1500 मीटर से ज्यादा दूरी पर थी, तो इस प्रकार ये फायर हमारे ऊपर फॉर्चुनेटली ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो इसी दौरान ये फायर रुक जाता है, और फिर 2-3 घंटे के बाद शाम को तकरीबन 4 बजे के आसपास दुश्मन का जो आर्टिलरी के गोले हमारे ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। और एक गोला गिरता है हमसे तकरीबन 800 मीटर पीछे की तरफ। और आर्टिलरी का गोला, जो आप सेना से संबंधित हैं, आप जानते होंगे कि जब गोला जहां पर गिरता है तो उसके 150 मीटर के आसपास उसको किलिंग और डेंजर जोन बोलते हैं। उसमें जो भी जवान होगा तो इतने स्प्लिंटर्स निकलते हैं गोले से, तो वो जवान को कैजुअलिटी कर सकते हैं। तो ये एक गोला 800 मीटर पीछे गिरा, दूसरा गोला 600 मीटर आगे गिरा, और इस प्रकार से गोले गिरते गए, हमारे नजदीक की तरफ ये आते गए। और जब ये चल रहा था तो एक पूरी टीम में ये आप समझ सकते हैं कि एक गोला गिरते पूरी टीम को क्लियर कर सकता है, पूरी टीम को खत्म कर सकता है। तो टीम में एक प्रकार से एक भय की भावना थी कि ना कहीं भाग सकते हैं, ना कहीं बच सकते हैं, ना कहीं कवर ले सकते हैं, और गोले नजदीक आते जा रहे हैं। तो मैंने देखा कुछ एक जो थे हमारे टीम के कमांडो, उनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़ गए थे, मतलब जैसे ब्लड सक कर लिया हो किसी ने उनके मुंह से। तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा जब मौत सामने होती है तो कैसे चेहरा कहते सफेद हो गया, वो एक्चुअल में वो होता हुआ मैंने अनुभव किया उस दिन। तो जब गोले नजदीक आने स्टार्ट हुए उसी दौरान लास्ट लाइट हो जाती है, सनसेट हो जाता है। और क्योंकि सनसेट के बाद दुश्मन हमारी लोकेशन को देख नहीं सकता, तो वो सेलिंग भी बंद हो जाती है। इसके बाद क्योंकि हम राशन कम लेकर आए थे, तो फिर हम एक टीम भेजते हैं नीचे। वो प्लानिंग में था वो
कि पहुंचने के बाद हम एक राशन का लिंक भेजेंगे जिसमें 5 जवान जाएंगे और नीचे से राशन लेके आ जाएंगे। जब ये राशन की लिंक वाली पार्टी निकलती है 7 साढ़े 7 बजे शाम को, तो जितनी भी दुश्मन की पोस्ट थी रिज लाइन के साथ साथ, हमारे रिज लाइन के बेस पे हमारा मूवमेंट होना था और ऊपर रिज लाइन पे दुश्मन की पोस्ट थी, तो जिस भी पोस्ट के आगे से निकलते हैं उस पोस्ट से फायरिंग जो है वो उस टीम के ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो एक पोस्ट क्रॉलिंग वगैरह करके बचते हुए निकले, अगली पोस्ट के सामने से गुजरे, फिर वहां से फायर आया। दुश्मन नाइट विजन डिवाइसेस, जिससे आप साफ रात को भी देख सकते हैं, नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हमारी जो मूवमेंट थे उसके ऊपर नजर रखे हुए था। और तीसरी जो पोस्ट का आगे से गुजरे फिर फायरिंग आता है और फिर ये टीम को यकीन हो जाता है कि दुश्मन के जितने भी 7-8 पोस्ट और आगे हैं जिनके आगे से गुजरना है वो भी अलर्ट हो रखे होंगे, वहां से फायरिंग आएगा और शायद बचना मुश्किल है। तो ये तीसरी पोस्ट के बाद वापस आ जाते हैं बेस कैंप में जहां पर हमारा टीम का कैंप था, और ये जिसको को बताते हैं कि ये हालत है और आगे जाना बड़ा मुश्किल है। अभी एक चीज बड़ी क्लियर थी कि अगर हम रात को वहां रुकते हैं तो सुबह फर्स्ट लाइट के बाद फिर दुश्मन की आर्टिलरी फायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आर्टिलरी फायर स्टार्ट होने के बाद बचना मुश्किल है क्योंकि दुश्मन के पास पूरा दिन था हमारे ऊपर आर्टिलरी फायर डालने के लिए अगले दिन, और नीचे राशन जो है लिंक अप नहीं हो पा रहा था। तो इस टीम का एक प्रकार से मनोबल गिर जाता है और ये फैसला लेते हैं कि यहाँ से तो वापस आपको रात को जाना पड़ेगा। हालांकि फायरिंग आएगी लेकिन जो जो जिसकी किस्मत में होगा नीचे पहुंचना, कम से कम कुछ एक तो नीचे पहुंच पाएंगे, यहाँ रहेंगे तो सबका मौत और शहादत निश्चित है। अब मैं जब नीचे से चला था तुरतुक से, तब से मैं लगातार एक योग की स्थिति में था। मैं आत्मा और परमात्मा, मेरा योग लगातार लगा हुआ था, और योग लगता तो आप एक अंदर असीम शांति, ठहराव, एक बहुत एक ब्लिसफुल फीलिंग आप महसूस करते हो, और आप आसपास जो वातावरण की में क्या चल रहा है उससे ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं होता है। इसके अलावा मेरा एक निजी बड़ा कन्विक्शन था कि ये जो हमारा शरीर पूरा होना होता है तो उसकी फिक्स्ड डेट टाइम होता है, और वो अगर पूरा होने का टाइम अब आ रखा है तो उससे हम उसको कोई टाल नहीं सकता है। तो मैंने ये फैसला लिया कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, अगर यहाँ पर शहादत अगर लिखी है तो मंजूर है। और उस टीम को ये बोल के कि मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं अपने टेंट में चला जाता हूँ। और जब मैंने ये फैसला लिया तो अब तो ये 0% भी चांस नहीं था कि अभी यहाँ से बच के निकल सकते हैं, क्योंकि फैसला ले लिया गया है। मैं टेंट में हूँ, सुबह जब फर्स्ट लाइट होगी दुश्मन का फायरिंग आएगा और शायद ये शरीर छूट जाएगा। तो मैंने इस दौरान मैंने सोचा कि मेरी जो फैमिली है उसको मेरे लास्ट थॉट्स क्या थे, एटलीस्ट वो उनको पता होना चाहिए क्या फीलिंग्स थी। तो मैंने एक फैमिली के लिए एक लेटर लिखा, हर एक मेंबर के लिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस की, अपने मेरे लास्ट थॉट्स शेयर किए, और वो लेटर लिख के मैंने अपनी पॉकेट में डाल के मैं मेडिटेशन में बैठ जाता हूँ। और इस क्योंकि हम चले थे 10,000 फीट की ऊंचाई से और यहाँ पर पहुंचे थे 7,000 फीट प्लस इन 3 दिन के अंदर, तो एकदम से आप रेरिफाइड एटमॉस्फेयर में आ गए जहाँ पे ऑक्सीजन ना के बराबर है, चारों तरफ बर्फ है। तो फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन बहुत सिर में भयंकर एक प्रकार से वो जैसे बारूद फट रहे इतना पेन था, और ऊपर से आपको ये भी दिख रहा कि जीवन कंप्लीट होने वाला है। तो एक बहुत विषम स्थिति थी, ऊपर से फिर आप योग में बैठे हैं तो वो पीस भी मिल रही है। तो इन सब उस मोमेंट को शायद शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, मैं समझता हूँ। तो जब ये सब चल रहा था तो तकरीबन 5 बजे मेरे को ये था कि कुछ एक घंटे की बात अभी शायद सेलिंग आएगी और ये शरीर छोड़ जाएगा। तब वो जेसीओ मेरे पास आता है, एंड मेरे को पता नहीं था कि वो पार्टी यहाँ पर है कि चली भी गई वापस। उसके बाद मेरा कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ था, बट जो वो आया देन आई रियलाइज कि वो जब मैंने डिसीजन लिया मैं नहीं जाऊंगा वापस, तो शायद वो भी वापस नहीं जा सकते थे, क्योंकि एक युद्ध में जब सोल्जर जाते हैं तो वो किसी को पीछे छोड़ के नहीं आते हैं। यहाँ तो लीडर को पीछे छोड़ना तो नामुमकिन था, किसी जवान को भी पीछे नहीं छोड़ते हैं। अगर कोई कैजुअलिटी हो जाता है तो उसकी बॉडी को भी साथ लेकर आते हैं। तो वो भी नहीं नीचे जाने का डिसीजन ले पाए, और जब वो सोचा कि कोई रास्ता बचा नहीं है तो जेसीओ ने एक टीम भेजी थी उसके ऊपर जो हमारी पोस्ट थी रात को, और उस पर रो फिक्सिंग के लिए 4 जो बेस्ट कमांडो थे वो रो फिक्सिंग करके आ जाते हैं। और मेरे को सुबह जब जेसीओ आता है विक्ट्री साइन दिखाता है, बोलता है सब रात को 4-5 जो जवान थे भेजे थे टफ वाले, और रो फिक्सिंग हो गई है।
तो रो फिक्सिंग होने के बाद तो फिर तो बहुत आसान हो जाता है काम। तो हम पूरा टीम हमारा रोप की मदद से ऊपर पहुंच जाता है पहाड़ी की चोटी में। और जब वहां पहुंचते तो फिर दुश्मन की जो आसपास की पोस्ट थी वो हमको देखती हैं, हमारे पर फिर फायरिंग करना स्टार्ट कर देती हैं। बट ये भी पोस्ट तकरीबन 1500 मीटर की ज्यादा दूरी पर थी, तो इनका फायरिंग भी इतना हमारे पर इफेक्टिव नहीं था। और यहाँ पर दुश्मन आर्टिलरी का फायर डाल नहीं सकता था, क्योंकि उसकी चोटी मुश्किल से 3 मीटर बाई 4 मीटर से भी कम इलाका था, तो उसमें आर्टिलरी का गोला डालना नामुमकिन है। तो इस प्रकार ये पहली सक्सेस हमने तुर्तुक में हासिल की। और नीचे जब मैसेज रिले किया गया तो पूरी खुशी की लहर हमारे जितने हायर फॉर्मेशन में थे उसमें और आर्मी हेडक्वार्टर्स में, कि ये बड़ी सफलता हमको तुर्तुक में मिल गई। और इसके बाद फिर हमारे ऑपरेशन सक्सेस मिलती गई और जितनी पोस्ट थी वो बाद में कब्जा कर लिया गया भारतीय सेना द्वारा। और क्योंकि हमारी टीम ने ये एक प्रकार से डिस्प्ले कर दिया था कि हम माउंटेनियर वॉरफेयर में ये टीम बहुत एक्सपर्ट है, तो उसके बाद हमको आदेश मिला कि आप यहाँ से डिंडक्ट होइए और बाकी ये बटालिक, जुबार और खालूबार उस इलाके में आप इन्फेंट्री पलटन के साथ ऑपरेट करिए। तो जो हम नीचे आए तो हमको फिर एक इन्फेंट्री यूनिट थी, उसकी कमांडो टीम को ये टास्क मिला जो कि हमको रिलीव करे वो उस पहाड़ी की चोटी पर। और इस कमांडो टीम के जो इंचार्ज थे वो मेजर मनोज तलवार थे, कमांडो इंस्ट्रक्टर, वेरी मोटिवेटेड एंड वेरी डायनेमिक ऑफिसर। तो उसको मैंने पूरा ब्रीफ किया अपने दुश्मन की लोकेशन के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में और नॉर्मल जनरल इनपुट अबाउट दैट एरिया। और जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे और ये मेजर मनोज तलवार पहाड़ी पर रोफ की द्वारा अपनी टीम को लेकर ऊपर जा रहे थे, तो ये थोड़ा स्लिप कर जाते हैं। और जब स्लिप करते हैं तो इनका जो बडी था वो इनको हाथ पकड़ के रोकने की कोशिश करता है। दोनों स्लिप कर जाते हैं और स्लिप करने से काफी नीचे गिर के दोनों शहादत को प्राप्त होते हैं। और जब हम नीचे पहुंचे तो तकरीबन 10 घंटे 12 घंटे बाद मेजर मनोज तलवार, उनकी बड़ी की बॉडी भी आ जाती है। तो मेरे लिए एक बहुत एक डिफिकल्ट और एक बहुत अजीब मोमेंट था ये, बहुत बहुत डिफिकल्ट मोमेंट था कि जिस बहादुर अफसर को मैंने 20 घंटे पहले या उससे भी कम ब्रीफ किया था, जो इतना जोश से भरा हुआ था, इतना इतना मोटिवेटेड अफसर था, वो उसकी बॉडी मेरे सामने आई हुई थी। तो एक काफी सारे इस टाइप की चीजें ऑपरेशन में देखनी पड़ती हैं। फिर हमारी टीम को टास्क मिला, जैसे मैंने बताया, ये जुबार, बटालिक और कालोबार में ऑपरेट करने के लिए। तो हेलीकॉप्टर से हमारी टीम को वहां से एयरलिफ्ट करके और बटालिक लाया गया। यहाँ पर हमको टास्क था जो इन्फेंट्री यूनिट्स जो अटैक करती थी उनके लिए रो फिक्सिंग करके उनकी अटैकिंग टीम्स को पहाड़ी के चोटी के ऊपर तक जाने में हेल्प करना। तो यहाँ पर भी हमने काफी यूनिट्स को हेल्प किया और हमारी रो फिक्सिंग के द्वारा जो इन्फेंट्री यूनिट्स थी वो ऊपर जा पाई और अपने ऑब्जेक्टिव में सफलता हासिल कर पाई। और इसी प्रकार ऑपरेशन चलते चलते ये तकरीबन जहां जहां दुश्मन की मौजूदगी थी वो दुश्मन से भारतीय सेना ने खाली करा लिए सारे के सारे ऑपरेशन। नाउ आप ये देखिए, मैं पूरा जहां से हमने स्टार्ट किया था वो ऑपरेशन तुर्तुक से, और ये जितने बटालिक, जुवार, कालोबार में मैं लगातार योग की स्थिति में था और एक सोल, सुप्रीम सोल जो मेडिटेशन करते हैं, एक मेडिटेटिव स्टेट में था लगातार ही। और उससे भगवान की बहुत पावर मेरे को मिल रही थी। और ये उस सुप्रीम सोल, श्री पिता की ब्लेसिंग्स है कि हमारी टीम जहां जहां गई हर जगह सफलता मिली और टीम के किसी भी मेंबर को कोई इंजरी या ऐसे कोई भी चोट नहीं लगी। और इस ऑपरेशन के दौरान मेरे को भारत देश की तरफ से एक सेना मेडल गैलेंट्री मिला और मेरे एक जेसी और जवान को भी सेना मेडल गैलेंट्री मिला भारत सरकार से, और बाकी जवानों को भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन वगैरह अवार्ड मिले। तो ये कारगिल में मैं देखा कि कैसे भगवान, आप बिल्कुल मौत जहां निश्चित है, जहां मैंने जैसे बताया पहले 0% भी बचने का चांस नहीं है, कैसे भगवान सिचुएशन चेंज करता है और आपको ना सिर्फ जिंदा वहां से निकालता है, आपको जिस मिशन के लिए गए थे उसमें सफलता भी दिलवाता है। दूसरा अनुभव मैं शेयर करना चाहूंगा ये पुलवामा अटैक का। मैं उस टाइम एज ए ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर था साउथ कश्मीर में, और 14 फरवरी को, जैसे आप में से सब लोग जानते होंगे, ये एक आतंकवादी ने एक एक्सप्लोजिव से भरी कार हमारी जो कॉन्वॉय थी सीआरपीएफ के बहादुर जवानों की, एक बस के साथ उसको टकरा दिया था और बस में 42 के आसपास हमारे जवानों ने शहादत पाई थी। तो ये अटैक होने के बाद हमारी पूरी इंटेलिजेंसीज एक प्रकार से एक्टिव हो गई थी इन टेररिस्ट को लोकेट करने के लिए और इन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो मैं 16 तारीख
फेब को 3 दिन की छुट्टी दिल्ली आया हुआ था, और 17 रात को ये खबर मिली कि ये आतंकवादी हमारे एक पिंगलाना गांव में छुपे हुए हैं, और रात को ऑपरेशन लॉन्च हुआ। तो 18 को मैं सुबह उठा तो मेरे फ़ोन में काफ़ी मिस्ड कॉल, काफ़ी मैसेजेस थे। जब मैंने पढ़ा मैसेजेस तो पता चला कि हमारे बहादुर जांबाज मेजर ढोंडियाल ने शहादत पाई है और 3 जवानों ने शहादत पाई है। और ये सुन के मेरे को एक झटका सा लगा, क्योंकि ये मेरे फैमिली मेंबर जैसे थे। मेजर ढोंडियाल बहुत मेरे नज़दीक थे, उनके साथ काफ़ी ऑपरेशन हमने साथ किए, और जैसे मैंने अपने परिवार से 4 सदस्य लूज कर दिए, मेरे को सब एक दुख की फीलिंग आई। और मैंने सोचा मेरे को वापस जाना चाहिए कम से कम उस यूनिट के साथ होने के लिए जिस यूनिट ने ये बहादुर जवान खोए हैं। और मैं नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ के दिल्ली से वापस श्रीनगर पहुंचता हूं, और ऑपरेशन उस टाइम मुझे बताया गया ऑपरेशन अभी चल रहा है। तो मैं एयरपोर्ट से जहां ऑपरेशन चल रहा था उस साइट पर पहुंचता हूं। तो वहां पहुंचने के बाद मुझे बताया जाता है कि जो 5 टेररिस्ट थे उसमें से 4 न्यूट्रलाइज कर दिए हैं, और 5वें टेररिस्ट की खोज जारी है। और तो जब ये ऑपरेशन ऑन था तो मैं सोचा इन द मीन टाइम जो रात को हमने जो अफसर और जवान खोए हैं उस इलाके को मैं देखना चाहता था, क्या सिचुएशन थी और कैसे हमको ये नुकसान हुआ। तो वहां पर मैं गया तो वहां पर बताया गया कि इस घर के इस खिड़की से फायरिंग आई थी। फिर काफी जमीन पे ब्लड गिरा हुआ था कि हाँ मेरे ढूंढियाल यहाँ पर थे, बाकी 3 जवान ऐसे ऐसे थे। वो पूरा सीन रिकस्ट करने के बाद जब मैं बाहर छोटी गली से मेन गली में आता हूँ तो ऑपरेशन के दौरान क्या होता है, एक क्लोज कॉर्डन होता है जिसमें जहां ऑपरेशन चल रहा होता है उसके आसपास हम घेरा डालते हैं, जो यूनिट ऑपरेशन करती है वही घेरा डालती है। एक आउटर कॉर्डन होता है जिसमें सीआरपीएफ और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस 150 मीटर के आसपास एक गोल घेरा डालते हैं। वो इसलिए डालते हैं ताकि गांव वाले पत्थरबाज वगैरह अंदर आके और ऑपरेशन में इंटरफेयर ना कर पाए। तो मेरा लोकेशन इन दोनों के बीच में कहीं पर था जब मैं बाहर आया मेन गली में, और देखा मेरे से तकरीबन 8 मीटर दूर एक ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे एक टेररिस्ट बैठा हुआ था। और जैसे उसने हमारी पार्टी को देखा तो वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यहाँ पे कोई आर्मी की टुकड़ी आ जाएगी। तो उसने AK-47 से हमारी ऊपर फायर करना स्टार्ट कर दिया, और 32 गोलियां होती वो पूरी हमारी पार्टी की तरफ उसने फायर किया। तो एक प्रकार से बहुत हमारी पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करी, अनएक्सपेक्टेड फायर इतना नजदीक से आना, तो उसको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया तुरंत, और टेररिस्ट को भी। और इसके बाद देखा कि उसकी फायरिंग में हमारे एक IPS थे मेजर अमित, DIG अमित, उनके पेट में गोली लगी, आर पार निकल गई। हमारे एक मेजर थे उनके दोनों थाइज में गोली लगी, वो गिर गए। एक सब इंस्पेक्टर था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, उसके माथे में गोली लगी, वो गिर जाता है और वो शहीद हो जाता है। और एक मेरा जो प्रोटेक्शन था उसके थाई में गोली लगती है। तो ऐसे टाइम पर हमारे हेप्टर वगैरह हेलीकॉप्टर स्टैंड बाई होते हैं। मैंने तुरंत मैसेज दिया हेडक्वार्टर में, तो हेलीकॉप्टर आया और जितनी कैजुअलिटीज थी इनको हमने हेलीकॉप्टर में बैठा के और हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया। इसमें तकरीबन 30-40 मिनट लगे होंगे। और इसके बाद मैं जब चल रहा था देखा मेरी भी टांग में कुछ अजीब सी सेंसेशन है। तो जब मैंने ऐसे ट्राउजर ऊपर करके देखा तो मेरे भी गोली टांग में आर पार निकली हुई थी और दोनों तरफ से पाइप के जैसे खून निकल रहा था। और ये देखिए अगेन कैसे गॉड का प्रोटेक्शन आपके साथ काम करता है कि बाकी जितने भी ऑपरेशन में थे जैसे वो जवान ऑफिसर वो सब बुलेट प्रूफ पटका, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन के ऑपरेशन कर रहे थे, और मैं सिविल ड्रेस में था बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जब पहुंचूंगा तब भी ऑपरेशन चल रहा होगा या ऐसे सिचुएशन होगी। और मैं उस टेरिस के सबसे नजदीक भी था, हमारी टीम मतलब हम 8 मीटर दूरी था वो। फिर भी कैसे एक भगवान का कैनोपी प्रोटेक्शन आपके साथ काम करता है अगर आप उसकी याद में रहते हैं तो, कि मेरे को 5 लोगों को जो गोली लगी सबसे कम इंजरी मेरे को थी। तो ये कमाल है उस शिव बाबा का कि कैसे अपने बच्चों की वो प्रोटेक्शन करता है और कैसे आपको सफलता दिलाता है। तो इसके अलावा और भी मेरे बहुत सारे अनुभव हुए हैं, और ये आप खुद भी अगर इसमें चलेंगे, ये मेडिटेशन करेंगे और सुप्रीम सोल के साथ आप एक कनेक्शन जोड़ेंगे तो आप देखेंगे आपके जीवन में सुख, शांति, खुशी, पवित्रता सब भरती जाएगी। और आपको जीवन के जिस भी फील्ड में आप हैं आपको एक टचिंग गाइडेंस मिलती रहेगी गॉड से, एंड आप हमेशा सही डिसीजन लेंगे, जो डिसीजन लेंगे क्योंकि उसमें श्रीमत भगवान की है तो आपको सफलता उसमें मिलेगी। और आपकी जो जीवन है एक प्रकार से प्रभु के उपहारों से भर जाएगा वो। तो जो भी इसको सुन रहे हैं आप, जो राजयोगा मेडिटेशन होता है जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर में सिखाया जाता है, मैं कहूँगा आप उसको सीखिए।
जिस भी सिटी में, जिस भी टाउन में आप रहते हैं, हर एक सिटी टाउन में इनके सेंटर्स हैं और इसकी कोई फीस नहीं ली जाती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है और आपकी कन्वीनियंस पे सिखाया जाता है। आपको जब भी टाइम 1 घंटा रोज निकालना 7 दिन के लिए, तो उसमें आप ये मेडिटेशन सीख सकते हैं और अपने जीवन में खुशियाँ, शांति, सफलता लेकर आ सकते हैं और आपके साथ साथ आपके परिवार में और समाज में भी फिर ये चीजें, खुशी, शांति और सफलताएं फैलेंगी। तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और मुझे यकीन है जो आप राजयोग मेडिटेशन करेंगे, आप इसके अनुभव, हर एक जो भी आत्माएं, हर एक इंसान जो उसको फॉलो करता है, बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं सबके, जो मैंने आपके साथ शेयर किए। मेरे और भी बहुत सारे अनुभव हैं, वो शायद कभी और आपके साथ शेयर करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। जय हिंद। ओम शांति। ओम शांति।